नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। इसके अंतर्गत देखेंगे हम कि जो इस चैप्टर से आज हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से कितने सवाल बनते हैं, इस टॉपिक से कितने सवाल बनते हैं। ये जो चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसे हम बोल देते हैं DPSP। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से जो अनुच्छेद हैं यहाँ सवाल बनते हैं। मैंने 2017 का UPSI का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर एक अनुच्छेद आया था, अनुच्छेद 39। ठीक है, तो ये अनुच्छेद पूछा गया था। ये जो अनुच्छेद 39 है ये DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। इसके जो अनुच्छेद है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में जो अनुच्छेद है उसके बारे में बताया गया ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के MCQs फॉर UPSI 2021। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले जो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि है कि संविधान सभा कैसे बनाई गई थी, प्रस्तावना क्या था, और जो अनुच्छेद हैं और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, यहाँ सवाल कैसे कैसे बनते हैं, तो इनके ऊपर वीडियो आ चुका है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल ये है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि जो भारत के संविधान में DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को ऐड किया गया है, इसकी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और आयरलैंड। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। तो आयरलैंड एक देश है और इस देश से ही आपका DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया गया है। ठीक है, और कनाडा की बात करें तो कनाडा से लिया गया संघ, और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया आपका समवर्ती सूची, अमेरिका यानी USA से लिया गया आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ से बनते हैं कि कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और जो ये आपका मौलिक कर्तव्य है और मौलिक अधिकार, इसके ऊपर वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। ये जो शब्द है कल्याणकारी राज्य, इसे आप याद कर लें, या आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगा कि कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में बताना है कि किस पार्ट में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपके पास संविधान की प्रस्तावना, B मौलिक अधिकार, C DPSP और D भारतीय संविधान की अनुसूची 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को ही बोला जाता है कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं ये आते हैं आपके अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये आते हैं DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, और यह जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये किसी भी राज्य, कोई भी राज्य हो भारत का, उसमें लोगों को कल्याण करने की बात करता है। जैसे कि लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, लोगों को आर्थिक न्याय मिले, लोगों को सामाजिक न्याय मिले, इसके बारे में देखने के लिए ही यह जो DPSP है इसको ऐड किया गया था, DPSP को ऐड किया गया था। ठीक है, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ही इस सिद्धांत को ऐड किया गया संविधान में। जो अनुच्छेद आता है 36 से 51 के बीच में। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक ये अनुच्छेद आता है आपका DPSP। ठीक है, तो बस आप ये जान लें कि किसी भी राज्य में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इस भाग को जोड़ा गया था। ये जो भाग है ये 4 है। ठीक है, टोटल भाग 22 हैं।
टोटल भाग जो हैं भारतीय संविधान में 22 है, तो ये भाग 4 में ही आता है आपका डीपीएसपी, भाग 4 में आता है डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो इसमें ये दिया गया है, पूछा गया है कि जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए जो आर्थिक न्याय है वो किसके माध्यम से डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय मिलता है वो किसके माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी आप बोल सकते हैं राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से ही यह सुनिश्चित करता है कि जो लोगों को, भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय मिलता है, सामाजिक न्याय मिलता है और राजनीतिक न्याय मिलता है। ठीक है, तो इसी के अंदर से ये आता है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से ये न्याय मिलते हैं भारत के नागरिकों को। जो मौलिक कर्तव्य है ये आता है आपके अनुच्छेद 51 क में आता है, और जो मौलिक अधिकार है ये आता है आपका 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट है, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। सवाल ये पूछा है कि अगर जो सिद्धांत दिया गया है डीपीएसपी का सरकार के द्वारा लागू नहीं होता है, तो कोई भी नागरिक किसके पास जा सकता है। ठीक है, शिकायत लेकर। तो ऑप्शन दिया आपके पास उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान में कहीं प्रावधान नहीं दिया गया है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत अगर भारत के नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं तो नागरिक कहीं भी नहीं जा सकते हैं इसकी शिकायत लेकर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह डिक्लेयर करता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 37। आप इसे याद कर लें कि अनुच्छेद जो 37 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें ही ये दिया गया है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अगर किसी नागरिक पर लागू नहीं होता है तो कोई भी नागरिक न्यायालय के पास नहीं जा सकता शिकायत लेकर, या न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर सकते हैं। बस आप ये जानिए यह विधिक अधिकार नहीं है, यह विधिक या कानूनी अधिकार नहीं है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने पढ़ा था कि अगर हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन अगर राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं अगर नागरिक पर लागू नहीं होते हैं तो कोई भी नागरिक किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और कोई भी न्यायालय इसे लागू नहीं कर सकता है। ये आता है अनुच्छेद 37 में। नेक्स्ट सवाल ये है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस भाग से संबंधित है। ठीक है, ये सवाल आता है एग्जाम में कि किस भाग में दिया गया है भारतीय संविधान के डीपीएसपी। ठीक है, तो ये दिया गया है आपका भाग 4 में दिया गया है, और अनुच्छेद है आपका 36 से 51। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि जो गांधी जी के नैतिक दर्शन थे जो उनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से किस नीति के निर्देशक सिद्धांत के आधार पर पड़ा। जैसे बहुत सारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, लेकिन वो उनमें भी कौन से वह सिद्धांत है जो गांधी जी के दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से भी सवाल यूपीएससी का आया था 2017 में। ठीक है, यहाँ सवाल आया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवध पर निषेध। ये चारों जो है आपके इसी में आते हैं, डीपीएसपी में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन यह जो गोवध पर निषेध का सिद्धांत है ये गांधी जी के काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत में आता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन,
ये भी आता है, ये आता है आपके DPSP में। और निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था ये भी आता है। और गोवध पर निषेध ये भी आता है। और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा ये भी आता है आपका DPSP में। लेकिन सवाल ये पूछा है कि गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि उनके सिद्धांत कौन थे, तो उनका सिद्धांत था ये गोवध पर निषेध। जो गोवध हो रहे हैं, ठीक है, उन पे रोकथाम या उन पे निषेध। और बता दें आपको कि बहुत सारे जैसे 5-6 सिद्धांत है गांधी जी के, आपको ऐड कर दे रहा हूँ जो सवाल आ सकते हैं यहाँ पर इस साल के एग्जाम में। तो जैसे अभी हमने देखा कि पहला था क्या सिद्धांत, गोवध पर निषेध, गोवध पर निषेध। दूसरा था गांधी जी का सिद्धांत ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना यानी कुटीर उद्योग की बात कर सकते हैं आप लोग। तीसरा है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। और चौथा है मद्यपान निषेध यानी कि जो हम लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो नशीली पदार्थ हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, उस पर निषेध। ये गांधी जी के सिद्धांत थे। और पांचवा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवाद दर्शन पर आधारित था। फिर वही सवाल है, ठीक है, कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। तो यह काफ़ी आसान हो गया। पिछले जो सवाल था उसमें बताया था मैंने आपको कि जो ग्राम पंचायतों का आयोजन था, ग्राम पंचायतों का आयोजन यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधी जी के सिद्धांत है, ठीक है। ग्रामीण उद्योग, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध और कृषि और पशुपालन जो संगठन है, ये जो सिद्धांत है ये गांधी जी के सिद्धांत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का आयोजन यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ये पूछ दिया, अनुच्छेद आप लोगों को बताना है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है आपका DPSP यानी कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। तो ये काफ़ी आसान हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। आप इसे याद कर लें, 36 से लेकर 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। किसी न किसी किताब में दिया होगा, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। आगे में कुछ जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सवाल बनाया गया तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया 5 से 11, ये क्या आपका अनुच्छेद है। अगर रिवाइज किए आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि जो अनुच्छेद 5 से 11 है यह आता है नागरिकता। अनुच्छेद 12 से 35 यह आता है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद 51 आता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और अनुच्छेद 36 से 51 है आपका DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, 36 से 51। नेक्स्ट है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। ये जो बात आता है ये आता है DPSP में, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता यानी कि लोगों के कल्याण की बात करता है, राज्य के कल्याण की बात करता है। तो ये आता है आपका DPSP में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 का, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A, ठीक है। ये जो समान न्याय है ये उनके लिए है, जो निःशुल्क कानूनी सहायता है ये उनके लिए है जो उस लायक नहीं है, जो काफ़ी मात्रा में पैसा खर्च करके न्याय की तलाश करें। निःशुल्क और जो कानूनी सहायता है, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि अगर आप कानूनी चंगुल में फंसते हैं, अगर आप केस लड़ते हैं या न्याय की बात करते हैं तो इन सब में काफ़ी पैसा लगता है और काफ़ी समय की बर्बादी होती है। तो जो DPSP है इसके अंतर्गत आता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अगर कोई व्यक्ति और कोई नागरिक उस लायक नहीं है कि वह इसका भुगतान कर सके तो सरकार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और उसके अंतर्गत जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सहायता करता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बात करता है। नेक्स्ट सवाल ये है
कि ग्राम पंचायतों का संगठन, अभी हमने देखा था पिछले सवाल में कि ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जैसे आप लोगों ने देखा था, बताया मैंने आप लोगों को, जो अगर ग्राम पंचायतों के संगठन की बात आ जाए तो ये होगा सिद्धांत हो गए महात्मा गांधी जी के। जब भी महात्मा गांधी सिद्धांत की बात करें तो 5-6 सिद्धांत महात्मा गांधी जी के हैं जो ऐड किए गए हैं डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो बताना है आपको कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 आप इसे याद कर सकते हैं कि ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया अनुच्छेद 40 में। ठीक है, ये गांधी जी के सिद्धांत हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 44। अनुच्छेद 44 में दिया गया है आपका समान नागरिक संहिता। यहाँ पर समान की बात कर रहा है तो यहाँ पर 4 दिया गया, यहाँ पर 4 दिया गया है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता के बारे में प्रावधान दिया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, नागरिकों के लिए। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में दिया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और ये जो अनुच्छेद है ये भी यूपीएसआई 2017 के एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में आया था। ठीक है, ये मुझे पता है कि किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल आया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में दिया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन। आगे देखते हैं और आज का आखिरी सवाल ये है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि जो न्यायपालिका है, यानी कि जो न्यायपालिका है जुडिशरी है, और ये जो कार्यपालिका है यानी कि लेजिस्लेटिव। ठीक है, जुडिशरी क्या होता है, जहाँ पर कानून अप्लाई होते हैं, जहाँ पर कानून अप्लाई होते हैं, और ये जो लेजिस्लेचर है कार्यपालिका है ये आपके जहाँ पर कानून बनते हैं। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो अलगाव है इसके बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलगाव के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में दिया गया इसके बारे में। ठीक है, ये रहे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कुछ एमसीक्यूज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 5 सवाल ऐसे हैं जो यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे। और बता दें आपको कि यूपीएसआई 2021 में अगर एग्ज़ाम होता है इस साल, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से सवाल डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सवाल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक तरह से यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और इसमें गांधी जी के सिद्धांत को भी ऐड किया गया है। तो यहाँ सवाल बनने के काफ़ी चांस हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके 14 एमसीक्यूज फॉर यूपीएसआई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए वीडियोस के। ठीक है, धन्यवाद।